चीज क्वेश्चन पूरा आपका सही हो। एक आध मानवीय त्रुटियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, कोई भी एग्जाम देता है तो कम से कम 24 क्वेश्चन तो आपका सही होना ही चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। क्योंकि 100 क्वेश्चन में मेरिट हाई जाती है, आप लोग जानते हो। दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और आपका एक लक्ष्य होना चाहिए 85 से 90% के बीच में आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। चूँकि SSC GD का पेपर बहुत कठिन नहीं आता है ना। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको प्रयास करेंगे, पूरे सिलेबस को टच करेंगे और अधिक से अधिक प्रयास रहेगा कि सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाए। क्वेश्चन तो हम कराएंगे, इसके साथ साथ और भी जो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस में क्या क्या है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो सिलेबस से होती है, पाठ्यक्रम से होती है। तो चलिए देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखिएगा, पढ़िएगा और उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिया है यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं, यानी ये सही है अगर, तो यहाँ पर विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। यानी ये जो क्वेश्चन दिया गया, अगर इसी में किसी भी शब्द को प्रतिस्थापित नहीं करना है तो आप इसमें एक विकल्प दिया गया है, कोई प्रतिस्थापन की जरूरत नहीं है। और जिस शब्द को आपको बदलना है, इसमें चारों विकल्प में कौन सा शब्द गलत दिया हुआ है उसको आपको बताना है। तो क्या दिया है, मैं आम खाया गया। यहाँ पे जो प्रश्न है ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में दिया है मैं आम खाया गया। अब ये आपका प्रश्न है, एक सेंटेंस है, क्या इसमें किसी प्रतिस्थापन की जरूरत है? अगर नहीं है तो पहला विकल्प आप टिक करेंगे। अगर किसी शब्द को बदलने की जरूरत है तो इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा शब्द आपको बदलना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं आम खाया गया, क्या ये वाक्य सही लग रहा है? नहीं सर। क्या सही होना चाहिए? उससे आम खाया गया। अब यहाँ पे जो कारक है, कारक मैं, इसमें कारक चिन्ह की विभक्ति का प्रयोग होगा। या तो होता मेरे द्वारा आम खाया गया, या हो जाएगा मुझसे आम खाया गया। अगर यहाँ पर मुझसे ना दिया होता विकल्प में, मेरे द्वारा दिया होता, तो भी आपका विकल्प क्या होता? सही होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, मुझसे आम खाया गया। या होता मैंने आम खाया, तो भी सही होता। कई प्रकार से वाक्य आ सकता है। यहाँ पर देखने में ही, सुनने में ही गलती लग रही, मैं आम खाया गया, है कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न मुहावरे से संबंधित है। तो मुहावरा दिया हुआ है, छठी का दूध याद आना। अब यहाँ पर इसका सही अर्थ बताना है। चारों विकल्प को पहले आप पढ़िएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, उसके बाद आप उत्तर का चयन करिएगा। तो चलिए बताइए, अतीत पर गौरवान्वित होना, या संकट के समय पिछले दुख की याद आना, या संकट के समय पिछले सुख की याद आना, या अत्यंत प्रसन्न होना। बी होगा या सी? कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिए छठी का दूध आप लोग बोलते हो ना कि जाओ ये काम करो तो छठी का दूध याद आएगा। तो यानी आप इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होगे। छठी का दूध बहुत लोग कहेंगे कि पिछले दुख की याद आना या पिछले सुख की याद आना। किसकी याद आएगी? दुख की नहीं याद आएगी। आप बहुत आराम किए हो बचपन में और अचानक आपके ऊपर कोई ऐसा काम पड़ जाए तो कहा जाता है कि छठी का दूध याद आ जाएगा। छठी का दूध का समय पहले आपने बहुत सुख भोगा है, उसके बाद जब विपत्ति पड़ती है अचानक, तब छठी का दूध याद आता है। तो इसका मतलब कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प। तो ये मुहावरा जो है, यहाँ से और भी प्रश्न बन सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपा हो। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि मुहावरा क्या होता है। एक आपने सुना होगा लोकोक्ति और एक होता है मुहावरा, दोनों आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले आप जानिएगा ये मुहावरा और लोकोक्ति होता क्या है। यहाँ से और भी सारे प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले दोनों में हम लोग अंतर जानेंगे। तो चलिए कोई बताएगा मुहावरा क्या होता है और लोकोक्ति, इन दोनों में अंतर क्या है? मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या है? प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले ये जानिए कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है। पूछा गया है प्रश्न, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और जो मुहावरा होता है ये एक वाक्यांश होता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है, ये पूरा वाक्य नहीं होता है। वाक्यांश का मतलब वाक्य का एक अंश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है इसकी, कि मुहावरा जो होता है वो हमेशा विलक्षण अर्थ प्रस्तुत करता है, सीधा अर्थ नहीं देता है। जैसे कहा जाता है 9 2 11 हो जाना। अब 9 2 11 का मतलब ये नहीं कि 9 + 2 = 11 हो गया, ये तो सीधा अर्थ हो गया।
इसका एक विलक्षण विशेष अर्थ निकलता है, अर्थात भाग जाना होता है ना। जैसे चांद पर थूकना, ये सारे इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं। चांद पर थूकने का मतलब बहुत सारे लोग सेंस लगाएंगे, चांद पर जाओगे तो वहां पर ग्रेविटी होती नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है, तो थूकोगे तो हवा में थूक उड़ेगा, यानी असंभव कार्य करना। ऐसा नहीं है। चांद का मतलब एक खूबसूरत वस्तु है, उस पर थूकने का मतलब उस पर कलंक लगाना, यानी किसी निर्दोष पर क्या करना, कलंक लगाना, या किसी अच्छी वस्तु पर, चीज पर कलंक लगाना। तो मुहावरा जो होता है वो कैसा अर्थ देता है, विलक्षण अर्थ देता है। मुहावरा किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। और मुहावरा एक क्या होता है, वाक्यांश, यानी पूरा वाक्य नहीं होता है। अब ये लोकोक्ति क्या है, लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द है लोक और एक शब्द है उक्ति। उक्ति का मतलब होता है कथन या उक्ति, कथन या कही गई बात। लोक का मतलब यहां पर होता है लोग, पीपल, तो लोगों के द्वारा कही गई उक्त या कथन। तो समाज में जो चीजें चल रही होती हैं उन्हीं के आधार पर लोग क्या करते हैं, एक कथन के माध्यम से प्रस्तुत कर देते हैं किसी बात को, तो वही क्या बन जाती है, लोकोक्ति। और लोकोक्ति जो होता है यह एक पूरा कथन होता है, और कथन का मतलब क्या हो गया, वाक्य होता है। लेकिन जो मुहावरा होता है ये क्या होता है, वाक्यांश होता है। ये दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर मुहावरे को पहचानने के लिए आसान तरीका होता है कि मुहावरे में अंत में ना आ जाता है, छठी का दूध याद आना। ये क्या हो गया, मुहावरा, मतलब संकट के समय पिछले सुख की याद आना। क्लियर है। और भी आएंगे प्रश्न तो हम बताएंगे उनके माध्यम से, बहुत सारे मुहावरे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। ये 100% एग्जाम में आएगा। एक वाक्य शुद्धि आता है, 2 प्रश्न, और वर्तनी, यानी यहां से 3 से 4 प्रश्न आपका आएगा। ये तो आसान है, और भी धीरे धीरे हम कठिन प्रश्नों को लाएंगे। तो चलिए बताइए, 4 विकल्प हैं, ये तो चारों सबसे आसान है, आप लोग जानते होंगे। कौन सा सही होगा, ए वाला, परिणाम, 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 परिणाम। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं वर्तनी के जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो देखिएगा, एक मैं तरीका बता रहा हूं। कभी कभी आप देखते हो कोई शब्द आता है, जैसे लिखा होता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, है ना, ये इस तरह लिखा जाता है। जैसे आप पढ़ते हो व्यवहारिक या व्यावहारिक, इसमें कंफ्यूजन होता है कि नहीं होता है। रासायनिक होता है या रासायनिक होता है, सामाजिक होता है या सामाजिक होता है कि नहीं होता है। तो इन सारे शब्दों में आप देखेंगे लास्ट में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इक प्रत्यय। क्या जुड़ा हुआ है, इक प्रत्यय। और जिस शब्द में इक प्रत्यय जुड़ा हो उस शब्द के आरंभिक मात्रा जो होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। अगर यही आप नियम समझ लोगे, एक एक क्वेश्चन आएगा तो एक एक नियम हम समझाते चलेंगे, उससे और भी सवाल हो जाएंगे। देखिए जैसे लिखा हुआ है समाज, प्रत्यय जो होता है वो किस में जुड़ता है, मूल शब्द में जुड़ता है, मूल शब्द यानी सार्थक शब्द में जुड़ता है। अब यहां पर जो शब्द है समाज, इसमें जब इक प्रत्यय हमने जोड़ा तो क्या बन जाता है, सामाजिक। क्या ये सही है, बताइए, गलत है। क्या होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। अब ये क्या हो गया, लेकिन यहां पर समाज था, यहां पर सामाजिक हो गया, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो जब किसी शब्द में इक प्रत्यय जोड़ दिया जाए, इक प्रत्यय, तो उस शब्द के आरंभिक स्वर की मात्रा में परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन क्या होता है ये आपको जानना है। अगर ये आप जान जाओगे तो काफी सारे प्रश्न जो इक प्रत्यय वाले आप गलत करते हो वो सही हो जाएंगे। देखिएगा, अगर आरंभ में आ की मात्रा है या आ की मात्रा है तो वो बदल जाता है दीर्घ आ में। अगर आरंभ में ई अथवा ई की मात्रा है अथवा ए की मात्रा है तो वो बदल जाता है अ में। ध्यान दीजिएगा, अभी समझ में आ जाएगा, पहले नोट कर दे रहे हैं। अगर आरंभ में ऊ या ऊ की मात्रा है या ओ की मात्रा है तो ये बदल जाता है औ में। अगर आरंभ में री की मात्रा है तो ये बदल जाता है आर में। ये नियम है। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे बदल जाता है, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक शब्द मैंने लिखा अर्थ,
क्या लिखा है, अर्थ। अब इसमें जोड़ा मैंने कौन सा प्रत्यय, इक। अब यहां पे देखिए आरंभ में कौन सा स्वर है, आ। तो आरंभ में आ स्वर है तो किस में बदलेगा, दीर्घ आ में। तो यहां पे क्या बनेगा, आर्थिक। क्लियर है। अगर हम लिख दे रसायन, अब इक प्रत्यय जुड़ा तो आरंभ में रा में कौन सा स्वर है, आ स्वर है। अब आ किस में बदलेगा, आ में, दीर्घ आ में। तो क्या बन जाएगा, रासायनिक। क्लियर है। अगर लिखा है धर्म तो धा में कौन सा स्वर है, आ। इक जुड़ेगा क्या बनेगा, धार्मिक। तो अगर आ स्वर है तो किस में बदलेगा, दीर्घ आ में। अगर पहले से ही दीर्घ आ है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, किस में होगा, वो दीर्घ आ में ही रहेगा। होगा कि नहीं होगा। चलिए और भी अब देखते हैं हम ई वाला। जैसे लिखा हुआ है इतिहास, अब इक जुड़ा तो ई किस में बदला, आय में। तो यहां पर जहां ई है वहां हम क्या कर देंगे, आय कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक। क्लियर है। अगर आरंभ में ई है, जैसे जीव प्लस इक, अब यहां पे आरंभ में कौन सा स्वर है, दीर्घ ई। तो दीर्घ ई किस में बदलेगा, अय में। तो जा पर दीर्घ ई की मात्रा है तो यहां पर कौन सी मात्रा आ जाएगी, अय की। तो क्या बनेगा, जैविक। यानी जैविक शब्द में इक प्रत्यय है, मूल शब्द क्या है, जीव है कि नहीं है। अब यहां पर ए देख दीजिए, जैसे लिखा हुआ है सेना, अब इक प्रत्यय जुड़ा तो सा पर ए की मात्रा आरंभ में है, ए की मात्रा किस में बदल जाएगी, अय में बदल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, सैनिक। क्लियर हुआ। ऐसे ऊ वाला देख लेते हैं। जैसे कोई शब्द बताइए जिसमें आरंभ में ऊ आए, बताइए। उत्सव में कहां जुड़ेगा एक प्रत्यय, अरे ऊ आए या ऊ आए या ओ आए। जैसे देखिए भूगोल, भूगोल में क्या आया, आरंभ में दीर्घ ऊ की मात्रा आई है। अब ये जब इक प्रत्यय इसमें जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ऊ किस में बदलेगा, औ में। तो क्या बनेगा, भौगोलिक। अगर आरंभ में ऊ है, जैसे भूत, भूत में जब इक जोड़ोगे तो क्या बनेगा, भौतिक। बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर ओ है, लोक, इक प्रत्यय जुड़ा, ओ किस में बदलेगा, औ में। तो क्या बन जाएगा, लौकिक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप बस नियम जान गए कि अगर एक प्रत्यय जुड़ रहा है किसी शब्द में, अगर शब्द का आरंभ इन स्वरों से हो रहा है तो ये किस में बदलेगा, आगे आपका लिखा हुआ है। आप लोग नोट भी कर लिया करिए, हाँ, शॉर्ट वे में नोट कर लिया करिए, घर पे जाके इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, परिणाम। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चले, जल्दी नोट करिए, बस नियम लिख लीजिए और एक प्रत्येक शब्द लिख लीजिए, बाकी आपको बहुत सारे शब्द अभ्यास करने को मिल जाएंगे, है ना। देखिए ऐसा पढ़िए कि कभी भूलिए मत, रटने वाली विद्या बहुत खतरनाक होती है। अगर आप समझ लोगे, बहुत सारे नियम हैं, तो मैं एक एक शब्द में आपको एक एक नियम समझाते चलूंगा। ऐसे जब आपका जितना भी क्लास होगा, लेक्चर होगा, उसमें बहुत सारे नियम आपको आ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, हमारी राजभाषा है, यहाँ पर 4 विकल्प दिया है। हिंदी, ये तो आप जानते हैं, सभी जानते हैं। ध्यान देना होगा, हिंदी हमारी कौन सी भाषा है, राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। अब राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है। हिंदी हमारी पहले राष्ट्रभाषा के रूप में थी, लेकिन स्वतंत्र भारत में 14 सितंबर 1949 को, कब, 14 सितंबर 1949 को, यह जान रखना है, हमारी राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा दे दिया गया संविधान सभा के द्वारा। 14 सितंबर को इसीलिए क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। जीके का प्रश्न है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा का मतलब क्या है, आप संविधान में पढ़ोगे, भाग 17, 8वीं अनुसूची। राजभाषा का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज,
सरकारी कामकाजों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, उसी को कहते हैं राजभाषा। वो कौन सी है? हिंदी है। आप पढ़ोगे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में संशोधन करके जोड़कर 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है। वो विषय बताएंगे जीएस वाले सर, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जानिएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, सितंबर 1949 को। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ से भी एक प्रश्न आना है। किसी और स्थान पर इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तत्, यत्र, सर्वत्र, अन्यत्र। 4 विकल्प दिए गए हैं। अन्यत्र होगा, किसी और स्थान पर। चलिए वेरी गुड। अब हमको यही जानकर नहीं चलना है, हमको चारों के बारे में जानना है। हो सकता है इनके अलावा कोई प्रश्न पूछ ले एग्जाम में, ऐसा भी तो हो सकता है। तो चलिए बताइए, तत्र का मतलब? तत्र का मतलब यहां या वहां? वहां। यत्र का मतलब यहां, और सर्वत्र का मतलब सभी जगह। तो चारों पता हो गया। अन्यत्र का मतलब किसी और स्थान पर या किसी और जगह। सर्वत्र सर्व से बना है, सर्व प्लस यत्र, यानी हर जगह, सभी जगह। और यहाँ पर तत्र का मतलब यहाँ, यत्र का मतलब यहाँ। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर। उन्नति का विलोम, उन्नति का विलोम क्या होगा? अवनति होगा। उन्नति का मतलब क्या होता है? आप लोग अंग्रेजी में कहते हो प्रमोशन, पदोन्नति। पद में जब उन्नति होती है, यानी बढ़ोतरी होती है, तो उन्नति होती है। और जब डिमोशन होता है, नीचे आता है, तो क्या हो जाता है? अवनति। यहां पर एक शब्द है अपनति, इसका कोई मतलब नहीं, संपत्ति। और एक शब्द है दुर्गति। अगर पूछे दुर्गति का विलोम क्या होगा? दुर्गति का विलोम होता है सदगति। नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए आप लोग। दुर्गति का विलोम क्या होगा? सदगति। और एक शब्द है, देखिए यहां पर आप लोग ये मत समझिएगा संपत्ति। संपत्ति अलग है और संपत्ति अलग है, ये दो अलग अलग शब्द है। संपत्ति क्या होता है और संपत्ति क्या होता है? संपत्ति का मतलब होता है सलाह, और संपत्ति का मतलब होता है धन, दौलत, जायदाद। होता नहीं संपत्ति, आप सभी लोग जानते हो। तो ये जो संपत्ति लिखा हुआ है सही लिखा है, इसका अर्थ होता है सलाह। अब संपत्ति का अगर विपरीत पूछे तो क्या होगा? विपत्ति। लिख लीजिए, पूछा गया है संपत्ति का विपत्ति। क्लियर? अब यहां पर देखिए, धरती और आकाश के बीच का स्थान, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? धरती और आकाश के बीच में क्या होता है? अंतरिक्ष होता है, सभी लोग जानते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष। अब यहां पर पहला विकल्प दिया है द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं बताइए? द्वीप, आइसलैंड, ऐसा भूभाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो, यानी जलीय भाग से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, आइसलैंड कहते हैं। यानी चारों तरफ जिसके क्या हो? समुद्र या जलीय भाग हो, वो द्वीप कहलाता है। और यहां पर एक शब्द दिया है गिरि। गिरि किसको कहते हैं? पर्वत को कहते हैं। और एक शब्द है अंतरीप, इसी को प्रायद्वीप भी कह सकते हैं। अंतरीप क्या होता है? नहीं, जिसके 3 ओर जलीय भाग हो, 1 ओर स्थल भाग हो, वो क्या कहलाता है? अंतरीप, प्रायद्वीप। अगर चारों ओर जलीय भाग है तो द्वीप, अगर 1 ओर स्थल है और 3 ओर जलीय भाग है तो वो क्या कहलाएगा? अंतरीप। क्लियर है? और धरती और आकाश के बीच का स्थान को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। और पर्वत को क्या कहते हैं? गिरि। ठीक। अब यहां पर विलोम से प्रश्न आया है तिमिर। तिमिर मतलब क्या होता है? तिमिर मतलब अंधेरा, और अंधेरा मतलब अंधकार। तो यहां पर अंधकार तो हो गया गलत, चूंकि इसका पर्यायवाची हो गया। जल्दबाजी करने में तिमिर तुरंत अंधकार लगा देते हैं। आप प्रश्न को पढ़ेंगे, पूछा क्या है? विलोम पूछा है, तो तिमिर का तो पर्यायवाची हो गया अंधकार, गलत हो गया। अब यहां पर है प्रकाश, आकाश, रात्रि और अंधकार। देखिए एक चीज आपको ध्यान देना होगा यहां पर, कभी कभी आप अगर देखते हो विलोम शब्द पूछा है, 2 विकल्प सही होते हैं अर्थ के हिसाब से। लेकिन अगर विलोम शब्द जिसका पूछा, अगर तत्सम में पूछा है
तो उसका जो विलोम वो तत्सम में ही सही माना जाएगा। अगर तद्भव दिया है तो उसका विलोम तद्भव शब्द में ही आप चुनेंगे, ये ध्यान देना होगा। अब जैसे यहां पर तिमिर ना दिया होता, अंधेरा दिया होता, तो अंधेरा का प्रकाश नहीं होगा, उजाला होता। क्लियर है? अगर प्रकाश और उजाला दोनों दिया होता और शब्द दिया होता अंधेरा, तो अंधेरा का प्रकाश विलोम सही नहीं होता, उजाला होता। तो तिमिर का क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। अब यहां पर रात्रि, अब बहुत लोग सोचेंगे रात्रि का मतलब अंधेरा होता है, लेकिन रात्रि का अगर हम पूछे विलोम क्या होगा? दिन नहीं होगा, रात का दिन होगा। अभी मैंने बताया कि प्रकाश तिमिर का होगा, अंधेरा का उजाला होगा। तो रात्रि तत्सम में है, इसीलिए इसका विलोम तत्सम में निकालेंगे तो दिवस होगा, ना कि दिन होगा। ये ध्यान देना होगा। अगर यहां पे केवल दिया होता रात, तो रात का विलोम क्या हो जाता? दिन। लेकिन यहां पर दिया है रात्रि, तो रात्रि का विलोम क्या होगा? दिवस। ये अब आपको माइंड में सेट करना होगा कि अगर तत्सम शब्द है उसका विलोम तत्सम में ही देना है, तद्भव है तो उसका विलोम तद्भव में ही देना है। अब अंधकार का क्या हो जाएगा? अंधकार है, अंधेरा नहीं है। अंधकार तिमिर का पर्यायवाची है ना? अंधकार का भी प्रकाश हो सकता है। तो यहां पर आकाश का क्या होगा? पाताल हो जाएगा। क्लियर? चारों पता हो गया? और कैसे आपको करना है भी पता हो गया, है ना? समझ में आ रहा है ना सबको? कोई भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 4 विकल्प है। एक है ईर्ष्यालु, एक है ईर्ष्यालु, एक है ईर्ष्यालु और एक है ईर्ष्यालु। तो देखिए, वर्तनी आपकी सही होगी तब, वर्तनी आप अगर संधि सही से पढ़े हो, आप अगर उपसर्ग और प्रत्यय सही से पढ़े हो, तो आपकी वर्तनी सही होगी। अभी मैंने बताया प्रत्यय जोड़कर कैसे शब्द में परिवर्तन होगा। अगर ये आप जानते हो तो आप सही लिखोगे ना। और तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है वर्तनी सही करने का कि आप उसका उच्चारण सही ढंग से करें। बहुत लोग पढ़ते ईशालु, ईशालु। अब ईशालु पढ़ेंगे तो यही वाला सही मार देंगे। सही उच्चारण करेंगे, जब आप सही पढ़ेंगे तो आप जब गलत लिखेंगे तो आपको दिमाग में थोड़ा सा डाउट होगा कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये गलत है। तो होता क्या है? ईर्ष्यालु, तो क्या सही होगा? अब ई से बहुत सारे शब्द बनते हैं वर्तनी के। मैं कुछ शब्द बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है? जैसे एक शब्द है ईप्सित, ऐसे बहुत लोग लिख देते हैं। क्या ये सही है? ईप्सित है ये। होता क्या है? ईप्सित। तो ये भी पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। और एक शब्द है इष्ट, बहुत सारे लोग ईस्ट लिख देते हैं, बहुत सारे लोग इष्ट लिख देते हैं। सही क्या होगा? इष्ट लिख लीजिए ऐसे। एक शब्द है इंद्रिय, इंद्रिय, इंद्रिय बहुत लोग बोल देते हैं और बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, गलत हो जाता है। और एक शब्द है ईर्ष्या, ईर्ष्या, और इसे बना है, ईर्ष्या से ही बना है प्रत्यय जोड़कर, क्या? ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु। आलू प्रत्यय, छोटा ऊ की मात्रा है। जैसे आप लिखते हो साधु, बोलते क्या हो? साधु बोलते हो ना, और ऐसे लिख देते हो साधु, और ये क्या हो जाता है? गलत। साधु होता है। तो जब आप बोलोगे साधु तब गलत लिखोगे तो पता चल जाएगा कि नहीं? और जब आप पहले से साधु बोलोगे तो ऐसे लिख दोगे। तो इसीलिए उच्चारण सही करना है। और उच्चारण जब पढ़ा करो बुक्स में कहीं और पे, तो वहाँ उच्चारण सही लिखा होता है। तो जिस तरह से लिखा हो उसी तरह से आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, तो आपकी वर्तनी क्या होगी? सही होगी। साधु होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? यहां से प्रश्न आता है जीडी में, ध्यान से पढ़िएगा। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। ये वाक्य दिया हुआ है और इसमें आप लोगों को बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। पहला विकल्प है वर्णन किया है, दूसरा है कवि ने, तीसरा है प्रकृति की, चौथा है सुंदर शोभा का। इसमें सही क्या है? प्रकृति की। ध्यान से बताइए, पढ़िए, आपके पास 10 सेकंड का मौका है। किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि तो है, कंफर्म है, क्योंकि चारों विकल्प दिया है ना।
कहीं ना कहीं त्रुटि है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज शब्द है सुंदर और एक शब्द है शोभा। सुंदर और शोभा एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। सुंदर और शोभा दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द है कि नहीं, समान अर्थ दे रहे कि नहीं। तो यहाँ पर समानार्थी शब्द युग्म गलत तरीके से दिया हुआ है। समानार्थी शब्द युग्म संबंधी त्रुटि है, अशुद्धि है। यहाँ पर ये दोनों शब्द एक साथ प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं, इसीलिए गलत है। तो यहाँ पर सुंदर और शोभा क्या है? अब गलत है तो है, लेकिन सही क्या होगा ये भी तो जानना होगा। सही क्या होगा? तो यहां पर अगर एक शब्द में लिख दिया जाए सुंदरता, क्या लिख दिया जाए? सुंदरता, तो क्या सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया। सुंदर शोभा क्या होता है? दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, तो दोनों को एक साथ रखना उचित नहीं है। इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए? सुंदरता का वर्णन किया। तो विकल्प क्या हो जाएगा आपका? तो समानार्थी शब्द संबंधी अशुद्धियां बहुत आती है। कभी कभी संज्ञा संबंधी अशुद्धि आती है, कभी कभी लिंग संबंधी अशुद्धि आती है, कभी वचन संबंधी अशुद्धि आती है, कभी कारक संबंधी अशुद्धि आती है, कभी विशेषण और विशेष संबंधी अशुद्धि आ जाती है। तो ये सारी अशुद्धियां हम बताएंगे आपको, जब जैसे जैसे जो अशुद्धि आएगा, क्वेश्चन आएगा, बताएंगे। अब चूंकि क्लास तो है नहीं कि पूरा डिटेल में बताया जा सकता है, प्रश्नों के माध्यम से हम आपको सही कराने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। चलिए इंद्र। इंद्र समानार्थी मतलब पर्यायवाची। तो इंद्र किसको कहते हैं? भगवान, यक्षराज, देवराज या ईश्वर? देवराज। देवों का कौन है? राजा। कौन? इंद्र। इंद्र को और क्या क्या कहते हैं? कहते हैं बारिश नहीं होती है तो बोलते हो इंद्र भगवान नाराज हैं, है ना। इंद्र भगवान क्या है? नाराज है। जब तक वो अपना वज्र नहीं मारेंगे, प्रहार नहीं करेंगे, तब तक बारिश। तो वो क्या धारण किए होते हैं? वज्र। तो इनको क्या कहा गया? वज्रधर। वज्र को धारण किया है जिसने, अर्थात कौन? इंद्र। और इन्हीं को क्या कहते हैं? पुरंदर। और क्या कहते हैं इंद्र को? मधवा कहते हैं ना। और क्या कहते हैं इनको? देवराज। देवराज तो विकल्प में दिया है। और क्या कहते हैं इंद्र को? बोलिए। इंद्र भगवान के और क्या क्या नाम है? सभी में बहुब्रीहि समास है ना। सभी में एक बहुब्रीहि समास हो। जितने भी पौराणिक नाम भगवान के हैं पुराणों में, वो सभी किसके उदाहरण होते हैं? बहुब्रीहि समास के। इंद्र को और क्या क्या कहते हैं बताइए? अरे भगवान के नाम तो जानते हो। सुरेश, सुर मतलब देवता, और ईश मतलब ईश। तो सुरों का है जो ईश, अर्थात देवताओं का है जो ईश, वो कौन है? इंद्र है। देवों का है जो राजा, वो कौन है? इंद्र है। तो इनको और क्या कहते हैं? सुरेश। बहुत सारे नाम हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देवराज। अब आपसे पूछे भगवान और ईश्वर, ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। यक्षराज किसको कहते हैं? अगर यक्षराज का समानार्थी पूछे तो क्या हो जाएगा? कुबेर। कुबेर खजाना। यहां पर इसका भी समानार्थी लिख लीजिए। भगवान का ईश्वर होता है, आप सभी लोग जानते हो। और इंद्र का क्या हो जाएगा? देवराज हो जाएगा। भगवान के और भी पर्यायवाची शब्द है। और क्या क्या कहते हैं भगवान को? प्रभु। प्रभु नहीं, प्रभु। और क्या कहते हैं? जगदीश। जगदीश शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जगत और ईश से। जगत का है जो ईश्वर, कौन? भगवान ही तो है। और इन्हीं को क्या कहते हैं? भगवान को विधाता। क्या कहते हैं? विधाता। ये सभी आप जानते होंगे। और ईश्वर भी किसका पर्यायवाची है? भगवान का है। तो ये सारे भगवान के हो गए, ये इंद्र के हो गए। यक्षराज का मतलब कुबेर। ये क्लियर हो गया? नोट कर लिया करिए। चलिए, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। पूर्वाहन, अपराहन, मध्याहन, गोधूली। गोधूली भी एक समय होता है ना। तो बताइए दोपहर के बाद यानी दोपहर कब होता है? 12 बजे। अब 12 बजे के बाद के समय को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं पीएम। और 12 बजे के पहले को क्या कहते हैं? एएम। और हिंदी में अगर पूछा जाए तो बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं। अंग्रेजी आसान है, क्या कहते हैं? चलिए बताइए। अपराहन। दोपहर के बाद यानी 12 बजे के। अब 12 बजे के पहले का समय यानी सुबह से लेकर दोपहर के बीच का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्वाहन।
सुबह से लेकर दोपहर यानी 12 बजे के पहले। और यहाँ पे मध्याह्न ठीक दोपहर का समय जो होता है 12 बजे का, उसे क्या कहते हैं? मध्याह्न कहते हैं। और यहाँ पर गोधूली किसको कहते हैं? रात्रि के समय को। गोधूली नहीं जानते हो? कहते हैं गोधूली में पढ़ना नहीं चाहिए, पुराने जमाने के लोग। जब सूर्यास्त के ठीक पहले का समय होता है, जब जानवर यानी पशु अपने घर की ओर लौटने लगते हैं, तो वो गोधूली बेला होता है। तो गोधूली किसको कहते हैं? वही दिन ढलने के, सूर्यास्त होने के ठीक पहले का जो समय होता है। आप देखते हो जो पशु चरने जाते हैं, चारा वारा घास वास खाने जाते हैं, वो जैसे ही सूरज डूबने वाला होता है उसके पहले अपने अपने घरों की ओर रवाना हो जाते, लौटने लगते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? गोधूली। गोधूली बेला कहते हैं ना। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो गोधूली नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सूर्यास्त के ठीक पहले का समय जब पशु अपने घर की ओर लौटने लगते हैं। तो चारों क्लियर हो गया? अगले पॉइंट पर चलें, अगले क्वेश्चन की ओर। त्रुटि से संबंधित है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। अब यहां पर देखिए सवाल वही है लेकिन तरीका दूसरा है। ये त्रुटि वाले सवाल 3-4 तरीके से आते हैं। अभी आपको शब्द दिया था ना, अब यहां पर छाटना है किस भाग में त्रुटि है, 1 2 3 4 में। तो दिया है प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत पंक्तियां, ध्यान से पढ़िएगा। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली गई हैं, कोई त्रुटि नहीं है। क्या सही होगा? ध्यान से पढ़िए। एक वाले में क्या गलती है? यहाँ पर ध्यान से अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप बार बार पढ़ेंगे प्रस्तुत पंक्तियां सही है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रस्तुत लिखा हुआ है कि नहीं? अभी तक आप लोग 1-2 बार पढ़े होंगे प्रस्तुत पंक्तियां, इसीलिए एक एक शब्द को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। तो यहाँ पर ये गलत है, तो पहले वाले में क्या है? गलती है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रस्तुत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रस्तुत होना चाहिए। क्लियर है? बाकी सही है। और जल्दबाजी झटके में पढ़ोगे तो प्रस्तुत पढ़ोगे तो आप सही कहीं कर पाओगे, कहोगे कोई त्रुटि नहीं है। ऐसे ही कभी कभी देखिए बहुवचन संबंधी गलती होती है। जैसे एक सामान्य सा वाक्य हम लिख देते हैं पिताजी, बताइए इसमें क्या गलती है? पिताजी आ रहे हैं। अगर पूछा जाए इसमें गलती है या नहीं, अगर है तो क्या है? नहीं, पिताजी श्री विरी नहीं बोला जाता, पिताजी हो गया, सम्मान पूर्वक हो गया। अब इसमें गलती क्या है? ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप छांट पाएंगे गलती है। गलती मैं इतना बता दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, गलती है, लेकिन आप कहोगे नहीं है। पिताजी कैसा शब्द है? आदर पूर्वक, बहुवचन। माताजी, पिताजी, चाचा जी, सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक शब्द, और ये सदैव बहुवचन में होते हैं प्रयोग। ये मत सोचना पिताजी एक हैं तो एक वचन होगा, माताजी एक हैं तो एक वचन होगा। जितने भी आदर सूचक शब्द हैं वो बहुवचन, और यहाँ पे पिताजी का प्रयोग एक वचन में हुआ है। यहाँ पर होना चाहिए हैं, ये गलती होती है। आप पढ़ोगे पिताजी आ रहे हैं, लेकिन लिखा क्या था? आ रहे हैं। क्या सही है? पिताजी आ रहा है सही है। पिताजी बहुवचन में होंगे तो यहाँ पर बिंदु लगेगा, ये भी आपको ध्यान देना होगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर एक वचन और बहुवचन संबंधी गलतियां होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर ये प्रस्तुत होना चाहिए। क्लियर? गद्यांश दिया है, इसमें भरना है आपको। अब गद्यांश पढ़िए। क्लेश की संभावना से भी, अब यहाँ पर दिक्कत ये है ना कि हर क्वेश्चन के ऊपर एक गद्यांश होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, हम बैक करके आपको दिखा देंगे। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला नहीं है। बीच में क्या भरना है? अब देखिएगा, मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला क्या नहीं है? जलचर नहीं है, जानवर नहीं है, प्राणी नहीं है, नवचर नहीं है। क्या मनुष्य क्या नहीं है? प्राणी। कैसा प्राणी नहीं है? शारीरिक कष्ट से पीछे हटने वाला क्या नहीं है? प्राणी नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्राणी। क्लियर? आसान है। मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर, मानसिक क्लेश जो मानसिक दुख है, कष्ट है, उसकी संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का क्या?
होने का हिम्मत या साहस या दुस्साहस या प्रयास? होने का प्रयास उससे नहीं होता या साहस नहीं होता। क्या नहीं होता? साहस नहीं होता। तो यहां पर क्या हो जाएगा? साहस। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, उपहास मतलब जानते हो? मजाक उड़ाना। तो जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा और क्या है? स्तुति, अपमान, सम्मान या यश? अब देखिए, अपमान होगा। निंदा का क्या है? विपरीत है, स्तुति विलोम है। तो यहां पे क्या होगा? अपमान। तो तीसरे में क्या हो जाएगा? अपमान। यहां पे सब समानार्थी होगा ना। इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारिणी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। अब क्या है? हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण, बड़े बड़े उनका वैसा आदर सम्मान, समझदार तक इसलिए करते हैं कि ताकि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएं। क्या देखकर? हानि देखते हुए। इसके पहले क्या होना चाहिए? चौथे में प्रत्यक्ष हानि या भीषण हानि या परोक्ष हानि या भयंकर हानि? बताइए। हानि भीषण होती है? नहीं। हानि परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष होना चाहिए ना। या भयंकर हानि? ध्यान से समझिएगा। कौन सी हानि? परोक्ष हानि या भीषण हानि या भयंकर हानि या प्रत्यक्ष हानि? चलिए बताइए। जब आप प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज देखते हो, हानि होनी होती है तो क्या होता है? प्रत्यक्ष होना चाहिए ना। हानि भीषण नहीं होती। गर्मी होती तो भीषण होती, लेकिन हानि प्रत्यक्ष होगी। हानि परोक्ष भी नहीं होगी। यहां पर क्या? भयंकर भी नहीं होती। तो भयंकर नहीं होगी, परोक्ष नहीं होगी, तो क्या होगी? प्रत्यक्ष होगी। अगली बार से हर पैराग्राफ के नीचे एक प्रश्न डलवा देंगे तो वो आसान रहेगा ना। लास्ट में बचा है, तो यहां देखिए, प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे। यानी प्रत्यक्ष हानि होता है, आपको दिखता है प्रत्यक्ष हानि हो रहा है, फिर भी आप कुछ प्रथा ऐसी हैं जिसका अनुसरण कर रहे होते हैं और ये सोचते हो कि अगर हम नहीं करेंगे तो क्या समझे जाएंगे? बुरे कहे जाएंगे। लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान ना रह जाएगा। हानि झेलते हुए भी मनुष्य कुछ प्रथाओं को करता है, अगर सोचता है इसको छोड़ देंगे हम तो बुरे कहे जाएंगे और लोगों के बीच हमारा सम्मान नहीं रह जाएगा। उसके लिए मान ग्लानि का कष्ट सब शारीरिक से बढ़कर होता है। शारीरिक किससे बढ़कर होता है ये आपको बताना है। चलिए लास्ट है, शारीरिक कहाँ गया? हाँ, शारीरिक अंगों से या अपराधों से, सुखों से या क्लेशों से। सुख कैसे होगा? क्लेश होगा ना। क्लेश का मतलब क्या होगा? कष्ट। तो क्या होगा? अब एक बार समझा देते हैं फिर से, पूरा भर गया है ना। आ जाने दीजिए, ये सवाल आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? क्लेश। यहाँ पर हम भर देते हैं प्रत्यक्ष। शारीरिक, यहाँ पर देखिए, उसके लिए मान ग्लानि, यानी जो मान है, ग्लानि है, उसका कष्ट सब शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है। यानी शारीरिक दुखों से बढ़कर होता है। किसका? जब आपका मान सम्मान चला जाता है, कम हो जाता है। तो ये था पूरा पैराग्राफ। समझ में आई बात? कल बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेकर आएंगे आपके सामने। हर टॉपिक से प्रश्नों को लाने का प्रयास करेंगे कि जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में आने हैं उन सभी टॉपिक से एक एक दो प्रश्न आएंगे, तो उससे हम 2-4 प्रश्न और बनाकर आपको विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है? जैसे आज मैंने समझाया वर्तनी वाला सवाल, तो वर्तनी वाला सवाल जितना लिखा देंगे उतना तो पढ़ ही लीजिएगा, उससे संबंधित और भी जो प्रश्न होंगे वो भी पढ़ लीजिएगा। उम्मीद यही रहेगा, प्रयास यही रहेगा कि जितना आपको पढ़ा दिया जाए उसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन दिया रहा करें तो उसको पढ़ा करिए। जैसे अभी प्रस्तुत वाला प्रस्तु लिखा था और झटके में प्रस्तुत पढ़े थे, तो यही आपको ध्यान देना होगा। व्याकरण में बहुत ही बारीकियां होती हैं जिसको आपको ध्यान देना होता है। अगर आप ध्यान दे देते हो तो आपका प्रश्न सही हो जाता है। और सबसे बढ़िया आपको ये करना है, सबसे खास बात यह है कि आप वर्तनी सही करने के लिए उच्चारण सही करिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय हिंदी।